हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में? 11वें लेक्चर में तो एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में। एंजाइम कैटलिस्ट हम लोग का एक कैटलिस्ट का लास्ट टॉपिक होगा। इससे पहले हम लोग कैटलिस्ट का परिभाषा, फिर कैटलिस्ट के जो 6 टाइप पढ़े हैं, 2 टाइप, फिर एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, जियोलाइट्स, ये, और आज एंजाइम कैटलिस्ट लेक्चर नंबर 11 में पढ़ के और कैटलिस्ट की 4 लेक्चर में ही पूरी कहानी को हम लोग खत्म करेंगे। उसके पीछे हम लोग 7 लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री के लगाए, ओवरऑल 11, और आगे 9 लेक्चर हम लोग लगाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के, मतलब 20 लेक्चर लगा के सरफेस केमिस्ट्री की कहानी खत्म करेंगे। मतलब एक छोटे कम नंबर वाले चैप्टर को एक लंबा हम लोग खींच रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, ज्ञान रहना चाहिए। ज्ञान रहेगा, फिर नंबर बोर्ड में उसका कम आता हो या ज्यादा होता हो, उसका वो मैटर हम लोग का नहीं है। हम लोग का मैटर है ज्ञान रहेगा, बस हो गया। एक अच्छा चैप्टर है, चलिए, ज्ञान रहना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं एंजाइम कैटालिस्ट का। ये एंजाइम कैटालिस्ट क्या है, तो पहले इसका डेफिनेशन पहले दे देते हैं हम लोग, और फिर एंजाइम कैटालिस्ट की बात करते हैं। रिएक्शन आर reactions are catalyzed by enzyme termed as enzyme catalyst, and process is termed as enzyme catalysis। एकदम डेफिनेशन को क्लियर लिखे हैं कि रिएक्शन आर कैटालाइज्ड बाय enzyme termed as enzyme catalyst, and process is termed as enzyme catalysis। मतलब जो भी रिएक्शन है, और रिएक्शन अगर, तो फिर उसे हम लोग नाम क्या देते हैं? एंजाइम कैटलिस्ट। और वो रिएक्शन करने के जो प्रोसेस है, तब उसको हम लोग, उस कैटलिस्ट के जो प्रोसेस है एक्शन के, वो हम लोग नाम देते हैं उसे कैटालिसिस। इसलिए डेफिनेशन में लिखे हैं, रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम टर्म्ड एज एंजाइम कैटलिस्ट, एंड प्रोसेस इज टर्म्ड एज एंजाइम कैटालिसिस। क्लियर हो गया? लेकिन बड़ी बात है, आप सोचिएगा क्या कि सर ये एंजाइम का क्या, इंजाइम किसे कहते हैं, पहले वो तो क्लियर कीजिए। तो अभी हम उस इंजाइम के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि बायोमोलिकुल्स हम लोग का एक चैप्टर है ऑर्गेनिक में, और बायोमोलिकुल्स में हम लोग को पढ़ना ही है इंजाइम, जो बनता कैसे है, क्या है। प्रोटीन का ही एक स्पेशल टाइप होता है, वह हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इंजाइम, इसी सब को पढ़ते हैं बायो। और वहां पर फिर हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। तो ये न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वहां पर जाकर डिटेल इसको पढ़ेंगे। फिर बस यहाँ पर एंजाइम को हमको किसे कहते हैं वो नहीं पढ़ना, एंजाइम कैटलिस्ट क्या है बस उसको जानना है। इसलिए हम लोग डिटेल इसका हम लोग बायोमोलिकुल्स में पढ़ते हैं। इसलिए परिभाषा में ही लिखे हम लोग क्या, कि रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, यानी अगर रिएक्शन एंजाइम से कैटलाइज्ड हो रहा है तो उसे हम लोग एंजाइम कैटलिस्ट बोलेंगे, और वो प्रोसेस को हम लोग मतलब एंजाइम कैटालिसिस के नाम से जानेंगे। लेकिन अब आते हैं कुछ एग्जांपल सब पर, क्यों, और बायोलॉजी में एंजाइम कैटालिसिस को बायोकेमिकल कैटालिसिस भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग लिख ही देते हैं एक अगला पॉइंट सिंगल एरो देके। इन बायोलॉजी एंजाइम कैटालिस्ट is termed as enzyme catalyst is termed as in biology enzyme catalyst is termed as biochemical catalyst। क्लियर हो गया? अब इसके एग्जाम्पल सब में आइए, कुछ एग्जाम्पल जैसे देख लो आप एंजाइम कैटालिस्ट। जैसे एग्जाम्पल में हम आते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे C12H22O11, जिसे आप सुक्रोज बोलते हैं,
और इसमें अगर H2O मिलाते हैं तो ये फिर रिएक्शन करके दे देता है C6H12O6 और फिर एक देते हैं C6H12O6। ये रिएक्शन सब डिटेल में जानना है कैसे हुआ वो बायोमोलिकुल्स में, लेकिन फिलहाल अभी एग्जांपल के लिए ले ले रहे हैं। तो ये जो अभी आप नाम दिए हैं तो ये आपका तो सुक्रोज है, सुक्रोज जिसे आप शुगर बोलते हैं या कैन शुगर बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वाला नाम तो सुक्रोज होता है। और ये तो आप जानिए रहे, इसमें कोई बात ही नहीं, वाटर की बात है वाटर। और ये आपका ग्लूकोज, ये आपका फ्रुक्टोज। लेकिन इसमें जो एंजाइम यूज करते हैं उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। बड़ी बात यह है कि कोई एंजाइम का नाम जनरली एएसई से ही लास्ट रहता है, एएसई लगा रहता है तो एंजाइम रहता है, सामान्यतः ऐसा ही होता है। तो इन्वर्टेज एंजाइम यहाँ पर ये क्या है, इन्वर्टेज एक एंजाइम है जो कि वो सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको कौन सा एंजाइम कैटालिस्ट बोलेंगे, या तो बायोकेमिकल कैटालिस्ट बोलेंगे या नहीं तो हम लोग इसे एंजाइम कैटालिस्ट बोलेंगे। किसको, तो इन्वर्टेज को। बात समझ में आया। और भी जैसे अभी एक एग्जांपल, ये बैलेंस है, बैलेंस करके देख सकते हैं आप, ये बैलेंस है, कहीं कोई दिक्कत तो उसमें नहीं होना चाहिए, वो बैलेंस है, आप बैलेंस करके देख। लेकिन रिएक्शन हुआ कैसे ये हम लोग बायोमोलिकुल्स में पढ़ेंगे। बात समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एग्जांपल और लेते हैं। और अगला एग्जांपल ये है कि अगर जैसे यूरिया ही है, तो अगला एग्जांपल में यूरिया मान लीजिए ले रहे हैं, तो NH2CO NH2 है, ठीक है। और ये रिएक्शन मतलब हमको देके टूटता है, तो ये टूटता है NH3 और CO2 में, ठीक है। मतलब और इसमें भी वाटर हमको लेना पड़ेगा। अब बैलेंस है कि नहीं पहले वो देख लेते थे। NH2 हो गया तो दुगो मॉलिक्यूल NH3, तो हो गया 2 दूनी 4 2 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन C बैलेंस है अब। और इसमें जो हम लोग कैटालिस्ट एंजाइम कैटालिस्ट लेते हैं वो यूरिएज, यूरिएज देख रहे हैं, इसके नाम में भी ASE लगा है, मतलब एंजाइम कैटालिस्ट है। तो ये इसका नाम तो यूरिया है, ये आप वाटर जान रहे हैं। ये है आपका अमोनिया NH3 अमोनिया, और ये आप कार्बन डाइऑक्साइड पहले से जान रहे हैं, क्लियर। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब यूरिया को हाइड्रोलाइज करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम आया है यूरिएज। तो ये यूरिएज यहाँ पर क्या है, एक एंजाइम कैटालिस्ट। और भी आइए, और भी एग्जांपल जाननी हो तो, जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इससे हम लोग चाहेंगे तो आराम से बनता है C2H5OH इथाइल अल्कोहल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अभी बैलेंस नहीं है, देख लो कि बैलेंस है, 2 कार्बन इधर तो 2 मॉलिक्यूल कर देंगे तो 2 दूनी 4 कार्बन, और इधर कर देंगे तो 2 6 हाइड्रोजन 5 1 6, तो हाइड्रोजन है यहाँ 5 1 6 दूनी 12, ठीक बैलेंस है। ऑक्सीजन 6 है तो 6 ऑक्सीजन में हो गया, 2 इधर 2 दूनी 4 उधर तो 6, ठीक है बैलेंस है। मतलब हम लोग एकदम क्लियर बता सकते हैं कि जब ग्लूकोज टूटता है तो ये इसका नाम तो ग्लूकोज देते हैं हम लोग। ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल, ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। ये है। तो लेकिन इसमें भी एक एंजाइम यूज करते हैं हम लोग, और वो एंजाइम को नाम देते हैं जाइमेज। तो ऐसा ढेर सारा, लेकिन एंजाइम के अंतिम में देख रहे हैं ASE लगा है, एंजाइम के नाम के लास्ट में जनरली ASE लगाता है, लगा रहता है। तो मतलब आप क्या देख रहे हैं कि कोई ये रिएक्शन सब सारा हो रहा है, लेकिन उसमें एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत पड़ रही है, और इसलिए उस एंजाइम को ही हम लोग तब कैटालिस्ट नाम देते हैं, मतलब कैटालिस्ट बोलते हैं। और चूंकि ये एंजाइम होता है इसलिए पूरा नाम हम बोलते हैं एंजाइम कैटालिस्ट। लेकिन इसके एक्शन को क्या बोलेंगे, तो इसके एक्शन को बोलेंगे हम लोग एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम जब कैटालिस्ट की भूमिका में आ जाता है तो उसे हम लोग एंजाइम कैटालिस्ट बोलते हैं, और उसके काम करने के एक्शन या प्रोसेस को हम लोग एंजाइम कैटालिसिस का नाम देते हैं। और ये कुछ आपके पास एग्जांपल है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि ये रिएक्शन में भाग कैसे लेता है, जरा वो समझाइए, तो वो भी क्लियर हो लीजिए आप।
जिसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। शॉर्ट में क्लियर हो लीजिए, डिटेल बायोमोलिकुल्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट का मीनिंग यहां क्या है, जरा उस पे आइए। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट में क्या होता है कि पहला स्टेप, मतलब कोई भी रिएक्शन अगर है, अभी ही आप लिए थे एग्जांपल में ना, तो फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी आप लिए थे ग्लूकोज C6H12O6, ये जाइमेज एंजाइम देने पर ये बदल जाता है 2C2H5OH, साथ में 2CO2। तो यहां पर आप एंजाइम लिए थे ना अभी फिलहाल, जाइमेज, जाइमेज। तो ये हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि मतलब ये हुआ आपका मतलब एंजाइम। तो ई मान लीजिए, एंजाइम मतलब ई। ये मान लीजिए हमारा, और ये मान लीजिए क्या है ही रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट, तो इसको रिएक्टेंट बोलिए या सबस्ट्रेट बोलिए। तो एंजाइम के लिए ई मान लिए हैं, और रिएक्टेंट या रिएक्टेंट के लिए मतलब इसके लिए रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट मान लिए। तो कहता है कि पहला स्टेप में क्या होता है कि पहला स्टेप में ये रिएक्टेंट या उसी को सबस्ट्रेट बोलिए, उसके साथ ये एंजाइम कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होके एक एक्टिवेटेड फॉर्म को जन्म देता है, या तो ईएस बोलिए या ईआर बोलिए। और इसको हम लोग स्टार लगा के लिख देते हैं इसलिए कि एक्टिवेटेड फॉर्म होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दूसरे स्टेप में जाके ये ईएस या ईआर ये जो होता है, ये जाके टूटता है और फिर हम लोग को दे देता है एंजाइम अलग, एंजाइम अलग हो जाता है, और अलग से हमको क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट। बात समझ में आया? तो मतलब एक स्टेप में एंजाइम मतलब एस के साथ टकराया, मतलब रिएक्टेंट के साथ, और वो मिलके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दे देता है जिसे ईएस या ईआर बोलते हैं। अब फिर दूसरा स्टेप में वो टूट के एंजाइम और प्रोडक्ट, तो मिलने के लिए हमको क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट। क्लियर, समझ में आया? यानी एक स्टेप में ये जाइमेज एंजाइम जो है ये ग्लूकोज के साथ जुड़ेगा, दोनों जुड़ जाएगा, और फिर दूसरे स्टेप में ये टूट के हमको प्रोडक्ट दे देता है। तो हम लोग जो इसमें लिखे हैं फिलहाल अभी ये टर्म, तो इसमें हमारा टर्म क्या है, क्लियर करके क्लियर कर देते हैं कि ई बराबर हम माने हैं एंजाइम, ठीक है, आर बराबर या एस बराबर, आर बराबर क्या है, या एस बराबर रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट, या यहीं पर दे देते हैं नीचे, रिएक्टेंट या उसी को हम लोग सबस्ट्रेट। ये जो ई एस या ई आर स्टार देके दिए हैं उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड फॉर्म। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और फिर पी का मतलब तो जान ही गए हैं, वो क्या है, प्रोडक्ट। तो रिलेटिव में मैकेनिज्म ये शॉर्ट में यही होता है कि एक स्टेप में एंजाइम क्या करता है, एक स्टेप में जाके एंजाइम पहले सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट से जुड़ता है, दूसरा और वो एक्टिवेटेड फॉर्म या इंटरमीडिएट फॉर्म आप कह सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, इंटरमीडिएट फॉर्म को जन्म देता है, और फिर वो इंटरमीडिएट फॉर्म टूट के और प्रोडक्ट और एंजाइम अलग और प्रोडक्ट हमको दे देता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है एंजाइम कैटलिस्ट का, जिसको शॉर्ट में मैंने बता दिए। वैसे एंजाइम कैटलिस्ट होता क्या है, उसका डिटेल क्या है, वो हम लोग जानेंगे कहाँ पर, तो ऑर्गेनिक में बायोमोलिकुल्स में जाकर। बात समझ में आया? तो मिलते हैं हम लोग। ये भी एंजाइम कैटलिस्ट एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोग खत्म कर लिए। आपके जो चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री है, उस सरफेस केमिस्ट्री में 3 पार्ट मैंने पहले से ही बोले हैं कि एडजॉर्प्शन, कैटलिस्ट और लास्टली उसका कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो एडजॉर्प्शन भी खत्म हो गया, कैटलिस्ट भी खत्म हो गया, बस एक बच गया कोलाइडल सॉल्यूशन, जो हम लोग 12वें नंबर लेक्चर से स्टार्ट लेंगे, जो हम लोग फिर कोई छुट्टी में, जैसे आज 15 अगस्त थी, छुट्टी था, मैंने आपको 2 क्लास लगा दिए हैं,
फिर कभी देखेंगे आगे कि ऐसा कभी छुट्टी मिलेगा फिर क्लास लगाएंगे। ये ऐसा चैप्टर है, अब 2-4 नंबर की चैप्टर है। 2 और 4 क्यों बोलते हैं उसका भी कारण है। अब बोर्ड के हिसाब से आइए तो बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो अगर 70 ऑब्जेक्टिव पूछा है, जवाब 35 का देना है, तो फिर आप क्वेश्चन मामले में 4 कह सकते हैं, लेकिन बनाने के मामले में 50 पर मतलब 2 नंबर। तो ये चैप्टर औसतन अगर 70 पर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो 1 से 2 नंबर का ही चैप्टर बनता है औसतन अगर कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज। तो फिर 1 नंबर 2 नंबर के लिए आप इतना लंबा लेक्चर लगा देते हो अगर ऑफलाइन में, तो 20 क्लास वैसे चला जाता। लेकिन हम लोग अगर ऐसे लगा लिए यूट्यूब पर, तो चलिए मोबाइल देखते देखते हम लोग का क्लास निपट जाएगा, एक चैप्टर ही निपट जाएगा। इसलिए हम लोग इस यूट्यूब पर इसको लेके आ गए हैं। और हम लोगों ने क्या किए हैं कि एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट को खत्म कर लिए 11वें लेक्चर तक। 12वें लेक्चर से हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पर बात करेंगे। थैंक यू।